बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम फिफ्थ लेक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके थर्ड पार्ट के ऊपर जो है हम ज़रा अपनी डिस्कशन को मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। हम लास्ट जो हमारा इसका जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर हम मटेरियल की कॉस्टिंग को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अभी हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हमने इन्वेंट्री कॉस्टिंग के मेथड्स हमने डिस्कस किए थे कि पहला मेथड इसमें कौन सा था, FIFO, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ठीक है। दूसरा जो इसके अंदर मेथड हमने डिस्कस किया था वो था LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। और तीसरा जो मेथड इसमें हमने डिस्कस किया था वो था वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। FIFO के अंदर हम क्या करते थे कि जो पहला आइटम जो हमने सबसे पहले जो चीज़ परचेज की होती थी उसी को हम जो है पहले इशू करते थे, ठीक है। और LIFO के अंदर जो आखिर में चीज़ आपने परचेज की होती है उसको आप पहले इशू करते हैं, और एवरेज के अंदर आप इनकी एवरेज लेकर फिर आप उसके मुताबिक आप चीज़ों को इशू करते हैं, ठीक है। FIFO के हवाले से हम जरा थोड़े से इसके फीचर्स को डिस्कस करते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं, इनके कुछ ना कुछ फ़ायदे या क्या है इसके अंदर। FIFO गिव्स अस अ बेटर इंडिकेशन, ठीक है। इससे क्या होता है, हमें एक बेहतर इंडिकेशन मिलती है किस चीज़ की, ऑफ द वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। ये एंडिंग इन्वेंट्री की एक ट्रू पिक्चर आपके सामने आ जाती है। मसलन आपने एक जो लॉजिकल जो एक वे के अंदर आप चीज़ों को इशू करते हैं कि जो चीज़ आपने पहले आपने परचेज की होती है आप उसको पहले इशू कर देते हैं। उसके बेशुमार चीज़ें उसके हवाले से इसके बेशुमार फ़ायदे भी हैं कि आपकी चीज़ जो है जो पुरानी अगर कोई कंज्यूमेबल हो या कोई ऐसी पेरिशेबल जो गुड्स होती हैं वो ख़राब नहीं होती हैं, ठीक है। वो आपकी पुरानी अगर चीज़ें हैं वो पुरानी बजाय के वहाँ पर आपके स्टोर के अंदर पड़े पड़े ख़राब हो जाएं या डैमेज हो जाएं या और उनके अंदर को फॉल्ट्स जो हैं वो आने शुरू हो जाएं, आप उनको पहले इशू कर देते हैं या उनको सेल आउट कर देते हैं, ठीक है। जब और दूसरे नंबर पर इसके अंदर जो आपको मिलता है वो कहता है जी इट इज आल्सो इंक्रीज नेट इनकम बिकॉज इन्वेंट्री दैट माइट बी सेवरल ईयर्स ओल्ड इज यूज्ड टू वैल्यू द कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। इसके अंदर क्या चीज़ होती है कि आप जो है चूँकि आपने जो पिछले सालों की या पिछले पीरियड की जो या पुराने जो आपकी आइटम्स जो पड़े होते हैं आप उनको इशू करते हैं, तो इससे क्या होता है उनकी जो पुरानी प्राइजेज जो एक लोअर रेट्स के ऊपर आपने परचेज की हुई होती हैं वो चार्ज होती हैं, जिसकी वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा निकलता है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा निकलेगा तो डेफिनेटली आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि कम होती है और ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा निकलता है, तो इससे आपकी बिजनेस की एक परफॉर्मेंस जो है वो एक अच्छी दिखाई देती है, ठीक है। थर्ड नंबर के ऊपर क्या होता है, इंक्रीजिंग नेट इनकम साउंड्स गुड, ठीक है, बट रिमेंबर दैट इट आल्सो हैज़ द पोटेंशियल टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ टैक्सेस दैट अ कंपनी मस्ट पे, ठीक है। इससे क्या होता है, एक चीज़ जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की कि अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा निकलेगा, प्रॉफिट आपका ज़्यादा निकलेगा, तो उसकी आपकी बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ आपको थोड़ी सी इसके बदले में पे करनी पड़ेगी, वो ये होगा कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा निकलेगा तो उसके ऊपर आपको टैक्स भी ज़्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम सेकंड आपका जो हमारा जो मेथड है वो था LIFO। LIFO के अंदर क्या चीज़ होती है, हम इसके बारे में जो है वो समझते हैं। कहता है LIFO इजंट अ गुड इंडिकेटर ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री value because the leftover inventory might be extremely old and perhaps obsolete, ठीक है। इससे क्या होता है, LIFO के अंदर हमने डिस्कस किया कि जो लास्ट आपने परचेज की होती है, आखिर में जो चीज़ पहले जो परचेज की होती है उसको आप पहले इशू कर देते हो, तो इससे क्या होता है जो पहले की परचेज की हुई आइटम्स होते हैं वो पड़े रहते हैं स्टोर के अंदर, पड़े पड़े वो ख़राब भी हो जाते हैं जो है, और उनके अंदर फॉल्स भी आ जाते हैं, ठीक है, जिससे उनकी वैल्यू और बाज़ दफ़ा डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। मार्केट वैल्यू के ऊपर वो बाज़ दफ़ा चीज़ें बिक नहीं पाती हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से आपके कारोबार को नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। LIFO रिजल्ट्स इन अ वैल्यूएशन दैट इज मच लोअर देन टुडेज प्राइसेस। LIFO रिजल्ट इन लोअर नेट इनकम बिकॉज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज हायर। सिंपल सी बात है कि जब आप एक जो लास्ट आइटम जो परचेज किया होता है उसको आप पहले इशू कर देंगे, तो वो चूँकि वो ज़्यादा प्राइस के ऊपर वो नॉर्मली आइटम्स जो है वो ख़रीदे हुए होते हैं। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जो है वो डे टू डे बेसिस के ऊपर बढ़ रही है, चीज़ों की कीमतें बढ़ रही होती हैं, तो जो चीज़ें आपने बाद में ख़रीदी होती हैं वो
महंगी होती हैं नॉर्मली, ठीक है। और अगर आप उनको पहले इशू कर देंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा निकलेगी, जिससे आपका प्रॉफिट कम निकलेगा। प्रॉफिट कम निकलेगा तो उससे आपकी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी दिखाई नहीं देगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ स्टूडेंट्स और भी ज़्यादा ध्यान में से समझ लें कि लाइफो जो है इसको ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है इसको, अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको रेकमेंड नहीं किया जाता कि आप इसको यूज़ करें, और कंपनीज भी ज़्यादातर इसको फॉलो नहीं करती क्योंकि ये इतना लॉजिकल भी नहीं बनता, ठीक है। थर्ड नंबर पर जो हम जो है जिस मेथड को फॉलो करते हैं वो है वेटेड एवरेज मेथड। इससे क्या होता है कि हम एवरेज प्राइस के ऊपर जो है वो चीज़ें इशू करते हैं। हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल फॉर सेल होती हैं वो एवरेज प्राइस उनकी हमने वेटेड एवरेज, सॉरी एवरेज नहीं बल्कि वेटेड एवरेज। आप वेटेड एवरेज में और एवरेज में क्या फ़र्क है इस चीज़ को हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे, ठीक है। एवरेज कॉस्ट प्रोड्यूसेस रिजल्ट दैट फॉल समवेयर बिटवीन द जो है फाइफो एंड लाइफो। इससे क्या होता है कि आपके जो रिजल्ट्स होते हैं वो फाइफो और लाइफो के दरमियान वाला जो रिजल्ट है वो आपको प्रोवाइड करता है वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। इसका प्रोफॉर्मा क्या है ये देखें। यहाँ पर सबसे पहले तो एक डेट का कॉलम होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा रसीद या कंजम्पशन के हवाले से कॉलम आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इशू या सेल के हवाले से कॉलम आता है, ठीक है। और फिर बैलेंस का हवाले से कॉलम आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर रसीद या कंजम्पशन से मुराद ये है कि रसीद से मुराद जो परपेचुअल सिस्टम है उसमें हम ले लेते हैं, और कंजम्पशन से मुराद जो है ये नॉर्मली पीरियोडिक जो है वो शो करता है। इन चीज़ों को हम जरा आगे जाके मज़ीद समझेंगे, ठीक है। रसीद कॉलम जो है ये आपका समझ लें डेबिट कॉलम है, ठीक है। और जो इशू कॉलम है ये आपका क्रेडिट कॉलम है, ठीक है। और बैलेंस जो कॉलम है ये नॉर्मली अगर आपने अपने पीछे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रनिंग बैलेंस मेथड के तहत अगर आपने लेजर बनाने सीखे हैं तो उसके अंदर बैलेंस को हम नॉर्मली साथ साथ में मेंटेन करते हैं। तो ये समझ लें वही बैलेंसिंग मेथड है कि यहाँ पर जो है क्या चीज़ है। तो ये एक तरह से आपका लेजर अकाउंट जो है वो मेंटेन हो रहा है कि जिसके अंदर एक तरफ डेबिट है, दूसरी तरफ क्रेडिट है, और तीसरा साथ में एक बैलेंस का कॉलम मेंटेन होता है, ठीक है। अब फाइफो मेथड के अंदर जो है हमने लास्ट टाइम जो एक अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर आपने देखा होगा कि 50 यूनिट्स जो हैं आपने पिछली ओपनिंग इन्वेंट्री थी जो कि जिसका रेट था 40 रुपीज़ के हिसाब से, और उसकी टोटल वैल्यू बनती थी 2000, ठीक है। अब उसमें से हमने कुछ मज़ीद परचेज किए, ये रसीद किए 200 यूनिट्स हमने रसीद किए एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़, और उनकी टोटल वैल्यू बन गई 10,000। तो आपने क्या किया, जो पिछले 50 यूनिट्स जो बिगिनिंग इन्वेंट्री के वो भी साथ में, और 200 मजीद इसमें आपने इस कॉलम के अंदर बैलेंस मेथड के अंदर लिख दिए, ठीक है। फिर उसमें से आपने 50 यूनिट्स इशू कर दिए, ठीक है, और 10 यूनिट्स आपके जो है यहाँ से इशू हो गए। अब ये की चीज़ अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही होगी, 50 यूनिट से मुराद ये वाले यूनिट्स, हम फाइफो मेथड पढ़ रहे हैं तो जो चीज़ पहले हमारे पास है, हमारे पास जो स्टॉक में जो पहले आइटम पड़ा हुआ है या जो चीज़ हमने पहले से परचेज की हुई है होती है तो हम उसको पहले हम इशू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 60 यूनिट्स इशू करने थे, उसमें से हमने 50 तो पहले वाले इशू कर दिए। अब जो रिमेनिंग 10 यूनिट्स की हमें जो ज़रूरत पड़ रही है तो वो हम इस 200 यूनिट्स में से 10 यूनिट्स को हम इशू कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 60 यूनिट्स जो हैं वो हमने इशू कर दिए, लेकिन इन 60 की बाइफर्केशन को आपने ऐसे ही शो करवाना है कि 50 यूनिट्स 40 रुपीज़ के हिसाब से और 10 यूनिट्स 50 रुपीज़ के हिसाब से, और रिमेनिंग जो यूनिट्स आपके बच गए वो आपके 190 यूनिट्स बचे इस 200 यूनिट्स में से, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो 13 जनवरी को हमने की है कि 150 यूनिट्स जो हैं वो आप मज़ीद जो है वो आपने परचेज की हैं, ठीक है। अब ये सेम उसी पैटर्न जो हमने पहले आपने रिपीट किया इस ट्रांजैक्शन में कि आपने 190 यूनिट्स तो आपके पिछले जो चले आ रहे हैं बैलेंस के हिसाब से, और 150 यूनिट्स जो आपने अभी परचेज किए वो आपने बैलेंस में लिख दिए। अब यहाँ पर एक चीज़ स्टूडेंट्स आपने जहन में रखनी है, वो ये चीज़ है कि बैलेंस के अंदर जब हमने बैलेंसिंग निकालनी है उसके अंदर आपने तमाम यूनिट्स को आपस में मर्ज करके नहीं यहाँ पे लिखना,
बल्कि कैसे लिखना है कि 190 यूनिट जैसे यहाँ पर है वो जिस रेट के ऊपर है उनको वैसे ही उस रेट के ऊपर शो करवाएंगे, और जो रिमेनिंग जो हम परचेज करवाएंगे उनको उसी रेट के ऊपर यहाँ पर जो है वो शो करवाया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फाइफो के अंदर फिर हमने 18 तारीख को हमने 100 यूनिट्स रिसीव किए 75 रुपीज़ के हिसाब से, और उसकी टोटल वैल्यू बन गई 7500 रुपीज़। ठीक है, तो इसका बैलेंस जो है वो इसी तरीके से कि पीछे से 190 यूनिट, फिर 150 यूनिट्स और फिर 100 यूनिट्स जो अभी हमने रिसेंटली परचेज किए हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब हमने 20 जनवरी को जो है उसमें से 150 यूनिट्स जो हैं वो हमने इशू कर दिए। अब जो इशू किए हैं वो आपने देखने हैं कि ये किस तरीके से इशू हुए हैं। ठीक है, कि इसको हमने इशू जो कर रहे हैं वो कैसे इशू कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे आपने 190 यूनिट्स आपके पास पड़े हुए हैं। इस 190 यूनिट्स में से आपने, चूंकि आप फाइफो मेथड इस्तेमाल करें तो जो चीज़ हमारे पास पहले फर्स्ट में हमने परचेज की हुई होती है हम उसी को यहाँ पर इशू करेंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है 150 यूनिट्स, हमने 190 यूनिट्स में से आपने 150 यूनिट्स इशू कर दिए। अब यहाँ पर रिमेनिंग आपके पास जो है 40 यूनिट्स इसमें से बच गए। बाकी जो आपके सेम जो पड़े हुए हैं बैलेंस में वो वैसे के वैसे ही नज़र आएंगे। ठीक है, तो इनको हमने यहाँ पर जो है बैलेंस हमारे पास यहाँ पर ये मेंटेन हो गया। अब अगर आप इनका टोटल करें तो 290 यूनिट्स आपके पास पड़े हुए हैं और उनकी टोटल वैल्यू है 18,500। लेकिन एक चीज़ अगर आप थोड़ा सा गौर कर रहे होंगे तो इसके अंदर हमने यूनिट प्राइस नहीं लिख रहे। क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि हर एक यूनिट की प्राइस जो है वो मुख्तलिफ है। 3 इसमें कैटेगरी के यूनिट्स पाए जा रहे हैं, एक 50 रुपीज़ के हिसाब से, एक 60 रुपीज़ के हिसाब से और एक आपके 75 रुपीज़ के हिसाब से। तो इनको इस वजह से हमने इनको, चूंकि मैंने आपको बताया कि इसमें आपने यूनिट्स को मर्ज नहीं करना आपस में, उनकी प्राइस को उनको आपने अलग-अलग बाइफरकेट ही करना है। अब हम अपने नेक्स्ट मेथड के ऊपर जाते हैं, लास्ट लाइफो के ऊपर। लाइफो के अंदर आपने जो फाइफो है उसका बिल्कुल अपोजिटली आप हैंडल करते हैं चीज़ों को। ठीक है, मसलन इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, फिर आपने चीज़ें परचेज की वो आ गई यहाँ पर, उनका बैलेंस भी उसी तरीके से यहाँ पे शो करवा दिया आपने। ठीक है, अब आपने एक चीज़ ज़रा जहन में रखनी है कि जब हम लाइफो जब इशू करते हैं तो इशू करते वक्त इस चीज़ को आपने ध्यान से समझना है कि इसके अंदर जो है 60 यूनिट्स हमने इशू किए, 60 यूनिट्स हमने लाइफो के मुताबिक क्या हम इसका मेथड का कहता है जी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में हमने कौन सा 200 हमारे पास यूनिट थे, ये हैं लास्ट में हमने परचेज किए, इसी में से हमने 60 यूनिट्स समझ लें इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो 60 यूनिट्स इसमें से इशू हो गए, आपके वही जो पुराने यूनिट्स पड़े हुए वो सेम के सेम आपके स्टॉक के अंदर चले आ रहे हैं, और 140 यूनिट्स जो हैं आपने इसमें बैलेंस आपके 200 में से बच गए। ठीक है, फिर आपने 150 यूनिट्स परचेज कर लिए, तो ये आपके यहाँ पर मज़ीद यहाँ पर आपके बैलेंस में नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से लाइफो के अंदर फिर आपने 100 यूनिट्स परचेज किए तो आपका बैलेंस यहाँ पे 100 में, यहाँ पे बैलेंस में वो वाले 100 भी नज़र आने शुरू हो गए। अब आपने इसमें से 150 यूनिट्स फिर आपने इशू किए हैं, तो अब आपने वही जो फिर अपने जहन में रखना है कि लाइफो चूँकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले आपने क्या करना है, जो सबसे आखिर वाले यूनिट्स हैं ये वाले 100, इसको आपने यहाँ पर इशू किया। अब आपको 50 यूनिट्स की फिर ज़रूरत पड़ेगी तो 50 आपने यहाँ से 150 यूनिट्स में से आपने 50 यूनिट्स ले लिए। ठीक है, तो इनकी वैल्यूएशन भी वैसे ही की कि 75 और 60 रुपीज़ जो आपकी इसकी पर यूनिट कॉस्ट है उसके मुताबिक आपने ले ली। ठीक है, और इनका बैलेंस फिर सेम वैसे ही निकाल लिया कि जो बैलेंसिंग फिगर बच गई उसको आपने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। ठीक है, तो एक चीज़ अब आपने ध्यान से समझ ली होगी, यहाँ से 150 यूनिट्स जो है जब हमने बैलेंस निकाला तो 150 यूनिट्स ये वाले जो है इसमें से आपके 50 चले गए तो ये 100 आपके पास आ गए, 140 सेम वैसे का वैसे ही पड़ा हुए हैं स्टॉक में, और 50 यूनिट्स जो हैं आपके पहले वाले, सबसे पहले वाले अभी तक स्टिल आपके यहाँ पर पड़े हुए। तो हमने इसके जो फीचर्स डिस्कस किए थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो पुरानी चीज़ें बाज़ दफ़ा ऐसी भी होती हैं कि जो पड़ी ही रहती है, उनकी बारी ही नहीं आती,
जिसकी वजह से वो क्या होती है कि वो बाज़ दफ़ा ख़राब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं और उनकी वो आपके लॉस में शुमार होती हैं, ठीक है, जिससे कंपनी को लॉस फेस करने को मिलता है, ठीक है। अब हम अपने एवरेज मेथड के ऊपर जाते हैं। एवरेज के अंदर हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा इसके अंदर आपको कैलकुलेशन का हिसाब किताब रखना पड़ता है, बार बार आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कैसे? मसलन आपने ओपनिंग इन्वेंट्री ले ली, ठीक है, अब ओपनिंग इन्वेंट्री फिर आपने परचेजिंग जब की, तो यहाँ पर अब आपकी कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाएगी कि 50 यूनिट्स ये वाले और 200 यूनिट्स ये वाले, दोनों को मिलाकर 250 यूनिट्स आपके बन गए, ठीक है। अब आपने दोनों की जो 2000 ये और 10,000 ये, इन दोनों की कॉस्ट को प्लस किया तो यहाँ पर आपके 12,000 बन गया। अब यूनिट कॉस्ट आपने बाद में निकालनी है, पहले आपने अमाउंट को और यूनिट्स को आपस में प्लस करना है। जब आप प्लस कर लेंगे तो 12,000 को आप जो है 12,000 को आप जो है 250 के ऊपर, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है इसकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो निकलेगी 48 रुपीज़। ये जो 48 निकले हैं इस तरीके से निकले हैं, ठीक है। आपने इसको एवरेज बैलेंस के हिसाब से नहीं लेना। एवरेज से मुराद ये नहीं आप करेंगे कि 40 ये वाले 40 और 50 इन दोनों को ऐड करके 200 पे आपने डिवाइड नहीं करना, बल्कि आपने 2 के ऊपर डिवाइड नहीं करना। अगर आप वो ऐसे करेंगे तो वो 45 आपकी प्राइस निकलेगी, ठीक है। यानी कि 40 को और 50 को आपने ऐड करके जब आप 2 पे करेंगे तो वो आपकी 45 निकलेगी, जो कि गलत होगा, सही है। तो यहाँ पर आपने कैसे यूनिट कॉस्ट निकालनी है कि 2 यूनिट्स को और इसकी टोटल वैल्यू को दोनों की तरफ आपने इनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने उसको यूनिट्स के ऊपर जो है इसकी डिवाइड करेंगे तो आपके पास 48 प्राइस निकलेगी, ठीक है। फिर आपने इशू किए इसमें से 60 यूनिट्स जो हैं, जब आपने 60 यूनिट्स इशू किए तो वही इसमें से कोई से भी आप यहाँ से फिर उसमें से आपने वो बाइफरकेशन आप जहन में नहीं रखते, यदि आपने पहले वाले लेने हैं या आखिर वाले, आप कोई से भी उठाकर उसमें से इशू कर देते हैं तो उसकी प्राइस वही इसमें से सेम चार्ज हो जाती है, ठीक है। फिर आपने सेम परचेज किया, वही वाला पैटर्न आपने अडॉप्ट किया जो आपने पीछे यहाँ पे किया था, ठीक है। फिर उसके बाद आपने रसीद मज़ीद किए तो वो भी सेम वैसे ही इसकी एवरेज प्राइस जो है वो निकालेंगे। उसमें से जब आप इशू करेंगे तो सेम यहाँ से उठा के जितने आपको यूनिट्स की ज़रूरत है वो आप यहाँ से इशू कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ जो है आपने देखा कि इनकी अगर आपने कॉस्टिंग निकाली तो इशू की ये और टोटल बैलेंसिंग फिगर ये निकल रही है। इनकी यहाँ पर जो है प्राइजेस हमने इशू करते वक्त जो है हर एक के हिसाब से जो जो निकली वो यहाँ पे नोट डाउन कर दी। फाइफो के अंदर हमारी 10,000 रुपीज़ के हमने इशू यूनिट्स हमने इशू किए, लाइफो में 13,500 के, और एवरेज के अंदर हमने 11,615 रुपीज़ के यूनिट्स जो है वो हमने इशू किए। हमने फीचर्स के अंदर पढ़ा था कि जब आप फाइफो अडॉप्ट करते हैं तो उसमें कॉस्टिंग जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जो आपकी प्राइस चार्ज होती है वो कम चार्ज होती है। ये देखें यहाँ पर आपकी वैल्यू कम निकल रही है, तो जिसकी वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है जीपी जो है वो आपका ज़्यादा निकलता है, ठीक है। लाइफो के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यू आपकी कॉस्ट को चार्ज हो रही है, तो जिससे कॉस्ट जब अगर बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। एवरेज के अंदर दोनों का बैलेंस आ जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक चीज़ जो है इसकी और मज़ीद जो है इन चीज़ों के ऊपर हम थोड़ा सा जाते हैं। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, अब हमने ये पीछे हमने डिस्कस किया परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत हमने फाइफो, लाइफो और एवरेज को फॉलो किया, ठीक है। अब हम ज़रा थोड़ा सा अपना पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम जो है जिसके अंदर हम कंटिन्यूसली अपने रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं करते, बल्कि हम एक मखसूस पीरियड जोन सा भी हम एक अडॉप्ट करते हैं, चाहे वो 1 ईयर बेसिस पे हो, चाहे वो सेमी एनुअल हो, चाहे वो एनुअल हो या क्वार्टरली बेसिस पे, तो उसके मुताबिक हम अपनी इन्वेंट्री की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम कैसे फाइफो को अडॉप्ट करते हैं पीरियोडिक के अंदर कि हम जो है बिगिनिंग इन्वेंट्री को सेम ले लेते हैं,
फिर हमने जो परचेजेस जो है, जो साथ साथ आपने एक्सपेंस आउट की होती हैं, वो सारे आइटम आप यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, उनके यूनिट्स भी और उनकी पर यूनिट जो भी कॉस्ट आई हुई होती है, ठीक है। ये हमारे पास जो चीज़ निकल आती है, ये निकल आती है अवेलेबल फॉर सेल। उसमें से आप एंडिंग इन्वेंट्री जो हमारी होती है, जितनी भी आपने कंज्यूम की होती है, जो बच जाती है, सॉरी जो रिमेनिंग बच जाती है, वो आप इसमें से माइनस कर देते हैं। जब आप माइनस कर देते हैं, जो बाकी आपके यूनिट्स जो बच जाते हैं, वो आपके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर शुमार किए जाते हैं, ठीक है, फाइफो के अंदर। अब फाइफो के अंदर जो है, कौन से आपने मेथड जो पहले आपने इशू किए, ठीक है, फाइफो के अंदर आपने 1500 जो आपके यूनिट्स जो थे, वो आपने पहले आपने समझ लें इशू कर दिए, ठीक है, 1500 यूनिट्स जो है। फिर आपने 10,000 जो है वो सॉरी 1000 जो है 1200 के ऊपर आपने इशू किए, तो वो आपने फाइफो के मुताबिक यहाँ पे इशू कर दिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मुताबिक, ठीक है। तो उनको आपने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। लाइफो के अंदर क्या चीज़ है, लाइफो के अंदर सेम जो पैटर्न जो आपने अडॉप्ट किया कि किस तरीके से, कि आपके पास जो है बिगिनिंग इन्वेंट्री निकल आई, उसके अंदर जो परचेजेस ले ली, ये अवेलेबल फॉर सेल निकल आया, उसमें से आपने जो आपकी टोटल जो यूनिट्स आपने सेल आउट जो आपने की है, ये उनकी समझ लें जो वो निकल आई। अब इसकी हमने कैलकुलेशन जो सेल की है उनकी हमने कैसे निकालनी, कि इसमें से हमने अवेलेबल फॉर सेल में से हमने एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस किया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास निकल आई, ठीक है। अब इसमें से आपने जो एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास बच गई थी, ठीक है ना, बची कौन सी थी, लाइफो हम चूंकि अडॉप्ट कर रहे थे, तो लाइफो के अंदर जो एंड के ऊपर जो सबसे पहले वाली जो आइटम हमारे पास होते हैं, जो कि आपने शुरू में सबसे पहले जो आपने खरीदे थे, वो आपके पास यहाँ पर क्या नाम है बच गए थे, ठीक है ना, क्योंकि हम इसमें से लास्ट वाले आइटम पहले इशू कर देते हैं, ठीक है, और रिमेनिंग जो आखिर में जो बच जाता है वो वही वाला बच जाता है जो आपके आपने पहले परचेज किया होता है, तो उसकी कॉस्ट आपने यहाँ से माइनस कर देनी है, ठीक है। फाइफो के अंदर आप क्या कर रहे थे कि आपकी जो इन्वेंट्री जो बचेगी, वो कौन सी बचेगी, आखिर वाली यहाँ से बचेंगी, ठीक है ना, पहले वाले कंज्यूम हो जाएंगे, ठीक है, आखिर वाले आपके पास जो है वो बच जाएंगे, यहाँ तक आपके समझ लें कंज्यूम हो जाते हैं, लेकिन आखिर वाले जो हैं वो आपके बच जाते हैं 1200 यूनिट्स में से भी, और इसके अंदर से जो है क्या नाम है 1000 यूनिट्स आपके 1200 में से, और 500 आपके इस 1000 वाले में से 1100 के हिसाब से बच जाते हैं, ठीक है। तो वो उसकी कैलकुलेशन हमने यहाँ पे निकाल दी थी, ठीक है। जबकि लाइफो के अंदर आपके आखिर जो शुरू वाले यूनिट्स होते हैं वो आपके रिमेनिंग बचते हैं, तो वो आपने यहाँ पर उसकी कैलकुलेशन निकाल ली, तो इससे आपकी क्या निकली, कॉस्ट ज़्यादा यहाँ पे निकल रही है। अगर आप पीछे वाले में देखेंगे तो कॉस्ट आपकी यहाँ पर 29 लाख निकल रही है, जबकि लाइफो के अंदर आपकी कॉस्ट जो निकल रही है वो 33 लाख निकल रही है, यानी कि 5 लाख का डिफरेंस निकल रहा है। तो दोनों में क्या ड्रॉबैक हमारा आएगा कि फाइफो के अंदर जब अगर कॉस्ट कम निकलेगी तो उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लाइफो के अंदर कॉस्ट आपकी ज़्यादा आएगी तो प्रॉफिट आपका कम निकलेगा, ठीक है। अब हम एवरेज के हिसाब से अगर ले लेते हैं, तो एवरेज में क्या चीज़ है, सेम पैटर्न, ऊपर जो है जितनी परचेजेस की हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी, उसकी अवेलेबल फॉर सेल निकल आएगा। अब उसमें से जो एंडिंग इन्वेंट्री जितने भी यूनिट आपके पास बचे थे, टोटल आपके पास 1500 यूनिट बचे थे, वो उसकी आपने इन तमाम यूनिट्स की आपने एक एवरेज प्राइस निकाली थी। कैसे निकाली थी कि ये जो है अवेलेबल फॉर सेल, इसको आपने डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल जो यूनिट्स हैं उनके ऊपर, तो आपके पास 1033 रुपये जो है वो आपके पास एक एवरेज प्राइस, वेटेड एवरेज प्राइस निकल आई, ठीक है। तो इसके मुताबिक आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री यहाँ पे बच गई, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी ये निकल आई 31,05,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर आपने यहाँ तक आपने एक पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत आपने कॉस्टिंग निकालने का
तरीकाकार देखा कि किस तरीके से हम जो है अपनी इन्वेंट्री की कॉस्टिंग करते हैं, जो आइटम हमने इशू किए होते हैं उनको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एंडिंग इन्वेंट्री की कैसी कैलकुलेशन करते हैं, और जो इन्वेंट्री हमने इशू की होती है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम ज़रा फर्दर अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि इन्वेंट्री के जो लेवल्स हैं उनको हम समझते हैं कि इन्वेंट्री के जो लेवल्स हैं वो क्या चीज़ हैं। पहली जो चीज़ आपको जो है वो देखने को मिलती है कि एक होता है ऑर्डर लेवल, या री ऑर्डर लेवल भी इसको कहा जाता है, या री ऑर्डर पॉइंट भी इसको कहा जाता है। ऑर्डर लेवल क्या होता है कि ऐसा लेवल जिसके ऊपर जब आपने एक अपनी फैक्ट्री के अंदर जो है जब आपकी चीज़ें कंज्यूम हो रही होती हैं, जो आइटम आपने परचेज किए हुए होते हैं उनको आपके पास जो रिमेनिंग बच जाते हैं वो आइटम ख़त्म होने से पहले पहले, कंज्यूम होने से पहले पहले आपने ऑर्डर एक देना होता है मज़ीद यूनिट्स परचेज करने के लिए, ताकि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बंद ना हो, वो स्टॉप ना हो, और उसकी वर्किंग जो है वो कंटिन्यूसली वर्क करे, चले। ठीक है। अब वो जो ऑर्डर करने का ये जो लेवल होता है वो उसको समझना होता है कि हमने किस लेवल पर जाकर ऑर्डर करें। ठीक है। आपने इसका एक फार्मूला यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। इस फार्मूले को आपने थोड़ा सा समझना है। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, मैक्सिमम कंजम्पशन उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं लीड टाइम के साथ में। अब ये लीड टाइम क्या है और मैक्सिमम कंजम्पशन क्या है, दोनों को ज़रा थोड़ा सा ध्यान से ज़रा समझिएगा। मैक्सिमम कंजम्पशन क्या चीज़ होती है कि आपने एक पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें आपके पास 100 यूनिट तक जब आप कंज्यूम कर लें आइटम को, आप बैलेंस आपके पास फ़र्ज़ करें जो है वो 200 टोटल यूनिट्स हैं, टोटल 200 यूनिट्स आपने आपके पास स्टॉक में थे। अब उसमें से आपने एक लेवल डिसाइड कर लिया कि जैसे ही हम 100 यूनिट्स कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है, तो वहां पर जाकर और उसके लिए मैक्सिमम एक लीड टाइम एक आप ध्यान में रखते हैं। लीड टाइम क्या चीज़ होती है कि ये वो टाइमिंग होती है, वो टाइम फ्रेम होता है कि जिसमें आप एक ऑर्डर करने से लेकर फैक्ट्री में रिसीव होने तक जो टाइम आपको चाहिए होता है, एक आइटम को फैक्ट्री में रिसीव होने तक जो टाइम चाहिए होता है उसको हम कहते हैं लीड टाइम। लीड टाइम क्या चीज़ है कि ऐसा टाइम फ्रेम कि जिसमें आप एक आइटम को ऑर्डर करते हैं किसी भी फर्म को, कि अपने सप्लायर को, ठीक है, और वो फैक्ट्री में रिसीव होने तक जितने डेज या मंथ या जो भी पीरियड आपके वो लगता है, ठीक है, या आवर्स लगते हैं, उसको आप जो है वो कहते हैं कि ये लीड टाइम है हमारा। अब लीड टाइम को जब आप अपनी मैक्सिमम कंजम्पशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका ऑर्डर लेवल निकलता है। ठीक है। अब इसके बाद सेकंड जो चीज़ आ जाती है वो मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ जाता है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या चीज़ है कि आपने कितना मैक्सिमम स्टॉक जो है वो अपने पास मेंटेन करना है, यानी कि 200 यूनिट्स आपने अपने पास हमेशा स्टॉक में रखने हैं, या 500 यूनिट्स आपने स्टॉक में हमेशा रखने हैं, या कि आपने इससे ज़्यादा या कम रखने हैं। अब ये जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल है इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि री ऑर्डर लेवल जो होता है आपका उसको माइनस करते हैं, उसमें से माइनस करते हैं मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम, कि लीड टाइम यहाँ पर जो लीड टाइम लिया जाएगा ये भी मिनिमम कंजम्पशन का लीड टाइम लिया जाएगा। ठीक है। और इसको प्लस कर देते हैं EOQ से मुराद इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है। क्वांटिटी थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में ज़रा मुश्किल हो रही है। ठीक है। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी।
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या चीज़ होती है? ये वो एक क्वांटिटी, मखसूस क्वांटिटी होती है कि जिसमें आप जब ऑर्डर करेंगे तो वो आपको सस्ती से सस्ती पड़ेगी। ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या चीज़ है कि ऐसी क्वांटिटी, एक मखसूस क्वांटिटी आप डिटरमाइन करते हैं 200 यूनिट्स, 500 यूनिट्स या 10,000 यूनिट्स के, जब हम इतने यूनिट्स हम परचेज करेंगे तो ये हमें इसमें रिसीविंग और हैंडलिंग एक्सपेंसेस और ये सारी चीज़ें मिला जुला के आपको सबसे सस्ता ऑर्डर पड़ेगा, उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है। तो इस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को इसके अंदर जब हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास निकल आता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ठीक है। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आ जाती है मिनिमम स्टॉक लेवल। अब ये मिनिमम स्टॉक लेवल क्या चीज़ है? ये मैक्सिमम की तरह सेम वही एक लेवल है कि जिसमें आप एक जहन एक अपना लेवल जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि जिसमें आपने कम अज़ कम जो है एक मिनिमम जो है स्टॉक जो है वो कितना आपने अपने पास जो है स्टोर में मेंटेन करके हमेशा रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने तमाम आइटम जब कंज्यूम कर लेने तो फिर जाकर आपने ऑर्डर करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको आने के लिए आइटम आपकी कंपनी तक पहुंचने के लिए आपको बाज़ दफ़ा डिले होते हैं। ठीक है। तो उसमें फेस सेविंग को आप ध्यान में रखते हुए मिनिमम स्टॉक लेवल आप मेंटेन करते हैं कि कम अज़ कम हमारे पास हमेशा 100 यूनिट्स या 200 यूनिट्स जो हैं वो हमेशा इतने हमारे पास स्टॉक में होने चाहिए ताकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो रुके ना। ठीक है। तो इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? रीऑर्डर लेवल को में से हम एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम, लीड टाइम कौन सा? ये भी एवरेज का लीड टाइम। ठीक है। इसके साथ हम मल्टीप्लाई करके उसको हम माइनस करेंगे रीऑर्डर लेवल में से, तो ये हमारे पास मिनिमम स्टॉक लेवल निकल आएगा। अब ये डेंजर लेवल है। डेंजर लेवल कौन सा होता है? ये ऐसा लेवल होता है कि ये समझ लें आपके लिए एक खतरे की, आप उसको एक अलार्म बजा देते हैं यहाँ पे आके। ठीक है ना, कि इससे कम जो है आपने डेंजर लेवल के ऊपर आपने आना ही नहीं है। वो आप एक लेवल डिटरमाइन कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि आपने इस लेवल पे तक नहीं पहुंचने देना अपने ऑर्डर को। ठीक है ना, अपने स्टॉक को आपने हमेशा इससे ऊपर जो है एक मिनिमम लेवल जो है उस लेवल तक जैसे ही पहुंचे तो आपने फटाफट ऑर्डर जो है वो कर देना है फर्दर यूनिट्स जो है परचेज करने के लिए। ठीक है। तो ये जो डेंजर लेवल कैसे निकालते हैं कि एवरेज कंजम्पशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इमरजेंसी टाइम के साथ में। तो इसके साथ जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये डेंजर लेवल निकल आता है। ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो है आपके साथ में मैंने जो बातें डिस्कस की हैं इनको आपने थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है, और यहाँ तक अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई, कोई बात आपको नहीं क्लियर हुई, वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। कोशिश करें आप साथ ही साथ जो है वो टॉपिक्स को पढ़ने की, रीड आउट करने की, और इसके साथ साथ में कोशिश करें कि आप जो है गूगल भी करें चीज़ों को, जो है इन टॉपिक्स को गूगल भी करें और वहाँ से भी आप चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है। और जो नोट्स या ये जो स्लाइड्स आपके साथ शेयर की जा रही हैं या जो यहाँ पे वीडियो लेक्चर आपके साथ शेयर किया जा रहा है, इसको आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे से शेयर कर सकता है, डिस्कस कर सकता है। मैं आपको एक दुआ दूंगा कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा जो है वो कामयाब करे। ठीक है। तो आप लोग भी मेहनत करें। बाकी यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।